विवेकानंद सार्वजनिक वाचनालय नांदुरा द्वारा आयोजित स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला प्रमुख वक्ते माननीय श्री लक्ष्मीनारायण जी भाला, दिल्ली। केंद्रीय कार्यकारी सदस्य स्वदेशी जागरण मंच। प्रथम पुष्प स्वर्गीय जयंतराव सराफ यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ बुधवार दिनांक 11/1/2023। विषय संविधानाच्या आत्म्याचा परिचय। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री गणेशजी नत्तानी, नगर संघचालक कार्यकारी संचालक नांदुरा अर्बन बँक, नांदुरा। कार्यक्रमाचं स्थळ डॉक्टर हेडगेवार सभागृह, नांदुरा अर्बन बँक, नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा। त्या सोबत होते मी इकडे। आता जरी मंच रिकामा झालाच आहे तरी आतापर्यंत ज्यांनी मंचाची शोभा वाढवली आणि खाली बसून ती शोभा आणखी वृद्धिंगत केली त्यांना नमस्कार करून आणि सगळ्या श्रोतांना, दर्शकांना नमस्कार करून मी माझं वक्तव्य सुरू करणार आहे। माझ्या वक्तव्य म्हणजे भाषण नाही आणि संविधान किंवा घटना ही जी भारताची घटना आहे, भारताचं संविधान आहे, त्यातल्या काही विशेष महत्वाच्या बाबी त्या बाबतीत मी बोलणार आहे। तसं मी मराठीत बोलू शकतो, पण हिंदीत जर बोलतो तर तो आणि वेळेचा सदुपयोग दोन्ही गोष्टी जास्त होतील, जास्त प्रमाणात। म्हणून जर सगळ्यांची अनुमती असेल तर मी हिंदीत बोलतो, काही हरकत नाही। तो भारत का संविधान, ये हम सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान ही हमारे लिए वो ग्रंथ है जो हमें जीवन की दिशा बताता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी जो लिखित संविधान बना है वो कैसे बना, क्यों बना, और इससे पहले कोई लिखित संविधान की परंपरा अपने देश में थी क्या? तो मैं कह सकता हूं कि मनुस्मृति, जिसका नाम लेते ही कई लोग जरा घबरा जाते हैं, लेकिन मनुस्मृति भी समय के अनुसार बदलती रही है। तो मनुस्मृति का ही अर्थ है संविधान। मनुस्मृति का मतलब यही है कि स्मृति के आधार पर परंपराओं को लिपिबद्ध किया गया है जो मनुष्य में काम आए, और संविधान भी वही है, देश के मनुष्यों के काम आए, उनकी नीति नियम, आचार व्यवहार, आचरण कैसा हो, इसके बारे में उनको दिशा निर्देश मिले, वही संविधान। तो ये लिखित संविधान कैसे आया, इसका एक बड़ा लंबा इतिहास है। प्लासी का युद्ध सबको पता है, जिस युद्ध में अंग्रेज जीते और मुगल हारे, और उसके कारण बंगाल के लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि मुगलों के अत्याचार से बहुत पीड़ित था पूरा देश, बंगाल भी पीड़ित था। और मुगलों को हराकर अगर अंग्रेज जीते हैं और अंग्रेज थोड़ा कानून का राज चलाते हैं, ऐसा उनका जो छोटा बहुत अनुभव थोड़ा बहुत हुआ था, उसके कारण लोगों को बड़ी खुशी हुई। ये बड़ी भ्रम था, लेकिन उस समय एक खुशी लोगों ने जाहिर की और जीतने के बाद उनका बड़ा सम्मान किया गया, उनकी प्रोसेशन निकाली गई
और उसी समय उन्होंने तय कर दिया कि अब इस देश पर हम शासन कर सकते हैं और कलकत्ते को राजधानी बना सकते हैं। तो 1972 में उन्होंने कलकत्ते की राजधानी कलकत्ते को राजधानी के नाते घोषित किया और वहां राजधानी स्थापित की। लेकिन उनके सामने प्रश्न आया कि हम यहाँ किस कानून के सहारे राज करें। हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है, उनसे मुगलों ने छीना कोशिश की, अब उनसे हमको छीनना है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने फिर इंग्लैंड से संपर्क किया कि वे भारत में शासन करना चाहते हैं, तो हमारे नियम नीति नियम क्या होंगे उसके बारे में दिशा निर्देश करिए। और इंग्लैंड के पार्लियामेंट की ओर से सबसे पहले यहाँ नीति निर्धारक तत्वों के आधार पर एक नियमावली आई जिसका नाम है इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में इंग्लैंड की ओर से वो एक्ट आया, उसके आधार पर उन्होंने राज करना शुरू किया। 2-3 वर्ष में कुछ कठिनाइयां उनको दिखाई थी, उन्होंने फिर इंग्लैंड से मांगा मार्गदर्शन, उन्होंने फिर उसमें कुछ बातें और जोड़ दी कि ये भी नियम लागू कर दो। और 3-4 वर्ष बाद फिर यही बात हुई। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे हर 3-4 वर्ष में नियम बदलते रहेंगे या नए नए नियम लाते रहेंगे तो हमारे लिए भी कठिनाई है, इसलिए कम से कम 15-20 वर्ष की गैप बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए फिर हर 15 वर्ष या 20 वर्ष के अंतराल से इंग्लैंड से वो कानून मंगवाने लगे और उसी कानून के सहारे यहाँ राज करने लगे। अब इंग्लैंड से आए कानून, उसमें स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड के विरुद्ध बोलने वाला देशद्रोही माना जाता था, इसलिए जो इस देश को स्वाधीन करना चाहता है वो देशद्रोही उनके नजर में होता था। उसको फांसी देना है, उसको जेल में रखना है, ये सारी परंपराएं चलने लगी। उसके कारण उसका विरोध भी होने लगा और उसी विरोध को जब कुछ लोगों ने उग्र भाव से प्रकट किया, अंग्रेजों पर गोली चलाई, अंग्रेजों को मारना शुरू किया, तो उसके कारण वो और भी ज्यादा रिएक्टिव होने लगे। इसलिए फिर कोई मध्य मार्ग निकाला जाए। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, जिन्होंने सोचा कि भारत के जनता का विद्रोह और अंग्रेजों का राज दोनों भी सामंजस्य रखते हुए चलेंगे। और इसलिए जो विद्रोह है उस विद्रोह को संविधान के अपने इसमें रिजोल्यूशन के रूप में, प्रस्ताव के रूप में पारित करके वो सरकार को दिया जाए कि यहाँ की जनता की ये मांग है, ऐसा करेगी और सरकार को स्वीकार करे। तो ये परंपरा शुरू हुई। इसी परंपरा का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने कड़े से कड़े कानून लाने का प्रयास किया और उसमें से कांग्रेस ने जितना नरम किया जा सकता है वो नरम करने का प्रयास चालू रखा। लेकिन 1905 में जो एक कानून बनकर आया जिसमें इंग्लैंड ने कहा कि बंगाल का विभाजन कर दो, यहाँ बहुत हमें कठिनाई हो रही है, इसलिए इसका विभाजन कर दो तो इनका ध्यान बढ़ जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी और हमें शासन करने में सुविधा होगी। 1905 में ये नियम बनकर आया। इस नियम के आते ही इसका प्रबल विरोध हुआ और जो हम 3 नाम सुनते हैं, लाल, लाल, पाल, इन तीनों ने उसके विरुद्ध पूरा देश भर में आंदोलन खड़ा किया कि हम अपने देश का किसी भी प्रकार का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। 6 वर्ष तक आंदोलन चला और 1911 में अंग्रेज सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा। तो जो सरकार यहाँ राज कर रही है वहां अगर उसको कानून वापस लेने पड़ने जैसी स्थिति में आ रहा है तो एक प्रकार से अपमान की स्थिति है। और इसलिए उन्होंने उसी समय तय किया कि हम कानून तो वापस लेते हैं लेकिन अब हमारी राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। 1912 से दिल्ली शिफ्टिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और एक एक डिपार्टमेंट दिल्ली आने लगा। 1932 तक सारे डिपार्टमेंट दिल्ली आ गए और दिल्ली राजधानी घोषित हुई। और वहां होते ही अब तक जितने भी कानून के पुलिंदे थे जिसके आधार पर ये सरकार राज कर रही थी उसको इकट्ठा किया गया और देश का छोटा
पहला विभाजन ये किया गया कि बर्मा को हम अलग करते हैं, उसको स्वाधीन कर देते हैं। जो आज का म्यांमार है उस समय बर्मा का था, तो बर्मा को उन्होंने अलग कर दिया और बाकी बचा हुआ जो देश है उस पर हम दिल्ली में बैठकर शासन करेंगे। और उसके लिए ये जो कानून के खुलीले अब तक 1773 से लेकर 1919 तक लास्ट कानून का मार्गदर्शन जो है इंग्लैंड से वो आया था 1919। इन सब कानूनों के खुलिंदों को इकट्ठा करके उन्होंने बताया कि इसको हम बार बार इंग्लैंड से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के आधार पर संविधान बनाते हैं। लिखित संविधान की परंपरा देश विदेश में शुरू हो चुकी है, तो अब हम ये लिखित संविधान बनाएंगे। इंग्लैंड का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में लिखित संविधान से हम काम करेंगे, शासन करेंगे। ऐसा उनके मन में इसलिए आया कि उन्होंने भारत की जनता का जो अध्ययन किया था उसमें दो बातें उन्होंने विशेष रूप से देखी कि रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन के भी पक्के हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि शतम बल मानिक, 100 बार बोल दो भाई, लेकिन लिख कर मत दो, तो लिख कर किया हुआ और भी ज्यादा प्रमाणित है। और इसलिए इनके ऊपर लिखित शासन करना ही ज्यादा अच्छा है। ये मानकर उन्होंने लिखित शासन के लिए लिखित संविधान का प्रारंभ करने का विचार किया और उसके लिए साइमन कमीशन गठित किया। साइमन कमीशन में 7 लोग थे। दुर्भाग्य से कहिए उनके या अपना सौभाग्य समझ लीजिए कि उन 7 लोगों में एक भी भारतीय नहीं था, सब इंग्लैंड के लोग थे। इससे भारत की जनता ने उसका विरोध किया। तो जैसे लाल पाल के विरोध से उनको 1905 का कानून वापस लेना पड़ा 1911 में, उसी तरह 1935 में जब ये संविधान बनाने के लिए कमेटी बनी, साइमन कमीशन, उसका भी विरोध हुआ। और लाल पाल में से जो लाल थे, लाला लाजपत राय, उनका उसको बलिदान भी हुआ, उसके कारण बहुत उग्र हुआ। तो उन्होंने और एक रास्ता निकाला कि भारत की जनता ऐसे नहीं मानेगी, इनको दूसरी तरीके से खुश रखना है। तो एक सबसे वफादार ऑफिसर उन्होंने खोज निकाला जिसका नाम था B.N. राव, और उनसे कहा कि ये जो संविधान साइमन कमीशन ने बनाया है इसको आप अप्रूव करिए। और कैसे अप्रूव करना है, तो देश विदेश के संविधानों का अध्ययन करके जनता के सामने रखिए कि इस देश का ये हमारे संविधान में भी है और इसमें बाकी देशों में किस प्रकार से संविधान के आधार पर राज कर रहे हैं, उस तरह यहाँ पे हमें संविधान के आधार पर राज करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जब B.N. राव की ओर से स्वीकृति आ गई तो भारत की जनता के लिए भी एक प्रकार से मजबूरी हो गई कि चलो ठीक है, इन्होंने जो भी अमेंडमेंट करना है, जो सुधार करना है वो करके ये संविधान लागू किया है। उसी संविधान के आधार पर अंतरिम सरकारें पूरे देश में बनते थे। हम CPN बेरार के अंतर्गत थे उस समय, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, उसकी राजधानी नागपुर थी। तो इस प्रकार से नागपुर एक राजधानी है, दिल्ली एक राजधानी है, कलकत्ता एक राजधानी है, इधर मद्रास उस समय आज का चेन्नई वो एक राजधानी है। इस प्रकार से कुछ प्रोविंस की राजधानियां बनी और उसके आधार पर शासन करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया, मन बना लिया और कहना शुरू किया कि जब तक सूरज चांद है तब तक अंग्रेजों का शासन यहाँ चलता रहेगा। इतना उनको विश्वास हो गया। लेकिन फिर वही बात आती है, उनका दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीतता भी रहा लेकिन उलझता भी रहा, कमजोर भी होता रहा, सारी शक्तियां उनको केंद्रित करनी पड़ी। और उसी में से फिर 1943 में उन्होंने तय किया कि अब हम बाकी देश छोड़े और अपने देश को संभालें। अपना देश अगर बिखर जाएगा तो हम फिर बाकी जगह कैसे शासन कर पाएंगे, इसलिए बाकी जगह केवल सूत्र हमारे हाथ में रहे लेकिन शासन हम केवल इंग्लैंड का करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने एक एक देश को स्वाधीन करना शुरू किया। तो भारत को भी हम स्वाधीन करेंगे,
20 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे और इसलिए ये जो संविधान 1935 में बना है, जिसके आधार पर हम अंतरिम सरकारें बना रहे हैं, इसी संविधान के सहारे आप अपना संविधान बना लीजिए और अपना राज आप संभालिए। हम 20 जून 1948 को चले जाएंगे। तो संविधान समिति का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने और कुछ नहीं था, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे राज्यसभा के, यानी केंद्रीय सरकार सभा के, उन्हीं में 2-4-5 नए लोगों को जोड़कर उसको संविधान सभा कहा गया, जो 370 लोगों की थी, 370 से भी ज्यादा। तो 370 लोगों की संविधान सभा, उनके जिम्मे काम दिया गया कि आप संविधान तैयार कर लीजिए अपना नया संविधान और 20 दिन को चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच लॉर्ड मैकॉले, इसके मन में कुछ ऐसी नई कल्पना आई कि इस देश के शासन को हमने देखा है और इसलिए इतने लंबे दूर तक 20 जून 1948 तक क्यों हम इनपुट हुए, उससे पहले हम इनको छोड़ दें और इसका विभाजन कर दें। जिस विभाजन के इन्होंने विरोध किया था, वो विभाजन अब किया जा सकता है। ऐसा सोचकर उसने इंग्लैंड की रानी से ये अनुरोध किया कि 15 अगस्त मेरे लिए अच्छा दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को मैंने जापान का सरेंडर करवाया था। नागासाकी के बमबार्डिंग के बाद जब जापान में सरेंडर करने की स्थिति आई, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसके प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में जापान ने सरेंडर किया। तो सरेंडर करने के लिए अच्छा दिन 15 अगस्त 1945 था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को ही हम देश को भी विभाजित कर देंगे, इसको दोनों के हाथों को सौंप देंगे। और वो दो लोग कौन थे? इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर जिन्ना। जिन्ना की कमजोरी ये थी कि उसको क्या पावर चाहिए था, और नेहरू की भी कमजोरी वही थी, लेकिन नेहरू की दूसरी एक कमजोरी थी जो लॉर्ड मैकॉले ने बहुत अच्छी तरह से जान ली थी, और उसी कमजोरी का सहारा लेकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों को साथ लेकर यहाँ आया। पत्नी और बेटी से कहा गया कि तुम नेहरू को रिझाते रहो और नेहरू से जो करवाना है करवाते रहो। तो इस प्रकार से वो विश्वकन्या बन गई। नेहरू के साथ घूमना फिरना, नेहरू के साथ मौज मस्ती करना, ये वो करती थी। और नेहरू से ये मनवा लेना कि आपका संविधान जैसा भी बनता है बनने दीजिए, लेकिन आपको हम सत्ता सौंप रहे हैं, देश का विभाजन कर दीजिए, संविधान बनने की प्रक्रिया चलती रही। तो संविधान पूरा बना भी नहीं, लेकिन देश का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हो गया। और ये विभाजन होते ही लोगों का मानस बदल गया, जो संविधान सभा की, क्योंकि मुस्लिम लीग के 93 मेंबर्स जो संविधान सभा में थे, वो सब छोड़कर चले गए, वो पाकिस्तान के समर्थन में थे। तो इसलिए संविधान सभा की संख्या भी कम हो गई, संविधान सभा की मानसिकता भी बदली, और उसी में से तय हुआ कि अब अपने संविधान को जो भी बनाना है उसको BN राव के हवाले मत छोड़िए, इसको दूसरी कमेटी बनाकर उनके हवाले कीजिए, क्योंकि BN राव तो अंग्रेजों के वफादार थे, वही अब तक इसको अमेंड कर रहे थे, लिखने का भी काम वही कर रहे थे। इसलिए उनसे जो जो भी उन्होंने किया है वो हम ले लेते हैं, और हम 7 लोगों की कमेटी बनाते हैं, जिस कमेटी के अध्यक्ष होंगे बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 लोगों की संविधान प्रारूप समिति, मसौदा समिति ये बनाई गई। वो दिन था 29 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त के 14 दिन बाद। 29 अगस्त को संविधान सभा में 30 अगस्त को उनकी पहली बैठक हुई, और उसके बाद लगातार 1 वर्ष 3 महीने तक संविधान सभा में कोई मीटिंग नहीं हुई। केवल इन 7 लोगों ने 141 बार बैठकर एक नया प्रारूप पूरे संविधान को दिया। वही नया प्रारूप बाद में और भी कई बैठकों में उसमें अमेंडमेंट होकर 26 नवंबर 1949 उस दिन स्वीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया कि अभी इसका फाइनल रूप बन चुका है, अब हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये संविधान की पूरी जन्म कहानी है। 26 नवंबर 1949 उस दिन संविधान हमने आत्मार्पित किया,
और 26 जनवरी से इसको हम क्रियान्वित करेंगे। ऐसा पहले से तय था। 1939 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी समय से 26 जनवरी हमारा स्वाधीनता का दिवस होगा, स्वतंत्रता का। तो ये घोषित करके हर वर्ष मनाया जाता था। तो 26 जनवरी 1950 ये वास्तव में 1939 से परंपरा जो चल रही थी 26 जनवरी की, उसी का एक प्रकार से फाइनल रूप था कि अब आज से हम अपना शासन अपने हाथ में ले गए। तो स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक की ये जो यात्रा है, इस यात्रा का जो परिणाम है वही संविधान है। और इस संविधान में हम जब देखेंगे इसमें स्क्रीन पर, तो ध्यान में आएगा कि संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है वो अखंड भारत का है। इसका मतलब स्पष्ट है कि संविधान सभा ने अखंड भारत की ही कल्पना करके संविधान बनाया है। विभाजन होना ये दुर्घटना थी, जो कि श्री अरविंद ने भी कहा कि ये दुर्घटना है। वास्तव में देश को अगर पूरे विश्व में अपना स्थान विश्व गुरु का बनाना है तो उसको अखंड ही होना पड़ेगा, अखंड ही रहना पड़ेगा। इसलिए अस्थायी व्यवस्था है, ऐसा मानकर इसको स्वीकार करो, ये उन्होंने उसी समय कर दिया। तो इसी बात को संविधान सभा ने भी स्वीकार कर दिया था और संविधान सभा ने जो संविधान बना उसको फिर लिखने का काम शुरू किया। जब इसको एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, जिस देश का अपना कोई संविधान नहीं है, उस देश से छुटकारा पाने के लिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखना पड़ा है। तो ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इसको जरा अच्छी तरह से हाथ से लिखकर भी सजा कर रखा है। जैसे हम देखते हैं कि किसी महापुरुष का देहांत हो जाने के बाद उसके चीजों को संभाल कर रखे ताकि स्मृति हमारे इसमें कायम रहे। तो उसी प्रकार से हुआ कि ये संविधान जो बना है ये 1000 वर्ष तक टिका रहे। इस प्रकार के कागज पर लिखकर हाथ से लिखकर रखा गया। हाथ से लिखने का काम इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राजा इनके जिम्मे सौंपा गया और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य इनके जिम्मे काम। दोनों ने 18 इंच का 23 इंच इस प्रकार का मेडिकेटेड कागज उस समय जो भी बना होगा उस पर लिखना प्रारंभ किया। लिखने के लिए तय कर दिया गया कि चारों 5-5 इंच की जगह छोड़कर जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में लिखना है। और नंदलाल बोस जो उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय में कला संकाय के प्रमुख थे, उनसे ये कहा गया कि इसको सजाने का काम आपको करना है। उन्होंने वो जिम्मेवारी ली, वो भी दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर उन्होंने संविधान सभा के साथ बैठकर विचार विमर्श किया, फिर संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना और उसके बाद संविधान जो 22 भागों में बटा है, उन 22 भागों पर कहीं एक चित्र कहीं 2 चित्र 28 चित्र बनाए और उन चित्रों के सांचे बनाए गए और उन सांचे से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान तरीके से उसको छापा गया और उसको फिर लिखा भी गया, उसको फिर बाउंड्री देकर ठीक से सजाया गया। तो ये जो सारा काम था ये साथ साथ चलता था। इधर संविधान सभा में पारित भी हो रहा है, फाइनल हो रहा है, लिखने के लिए भी दिया जा रहा है, अनुवाद भी हो रहा है और हिंदी भी लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से संविधान बनने की प्रक्रिया ये चलने लगी और अंत में तय हुआ कि 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा का विसर्जन कर दो और इस देश का शासन 26 जनवरी से हम अपने हाथ में ले लेंगे। तो 24 जनवरी को 284 लोगों ने दोनों भी हिंदी और अंग्रेजी जो हाथ से लिखे हुए संविधान थे उस पर हस्ताक्षर किए, उसकी स्वीकृति दे दी और उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान लागू हो गया 26 जनवरी से। तो जो बाजार में छपकर मिलता है वो संविधान, उसका केवल टेक्स्ट वो मिलता है, जो फोटो अंकित किए गए वो नहीं मिलते, क्योंकि उसके बारे में सोचा गया कि उसको डेकोरेट करने के लिए कहा था, डेकोरेट करके उन्होंने रख दिया है, उसको क्या पढ़ना है, उसको क्या देखना है। लेकिन संयोगवश जब में हिंदुस्तान समाचार का दायित्व था, हिंदुस्तान समाचार जो राष्ट्रीय स्तर की न्यूज एजेंसी है, 18 भाषाओं में न्यूज देती है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक था। उस समय हमारे जो प्रबंधक थे वो एक बड़ा सा ग्रंथ लेकर आए मेरे पास और कहा कि लखीला जी आपको हम भेंट करना चाहते हैं।
मैंने कहा इतना बड़ा ग्रंथ कौन लेकर घूमेगा, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या है? तुमने बताया कि संविधान है। अच्छा, तो संविधान ने उसको पलट कर देखा तो एकदम आंख से लिखा हुआ, उसकी फोटोकॉपी और चित्रों से सजा हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन चित्रों को फिर मैंने देखना शुरू किया। मैं स्वयं भी चित्रकार हूँ, इसलिए मेरे ध्यान में आया कि चित्रकार जो है कुछ सोचकर चित्र बनाता है। अगर ये कहा गया कि ये हॉल है, इसमें जरा दीवार को सजाओ, तो इस हॉल के लायक चित्र बनाएगा। बेडरूम है, इस बेडरूम को सजाओ तो बेडरूम के लायक चित्र बनाएगा। पूजा घर है तो पूजा घर के लायक चित्र बनाएगा। तो जो जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है उस प्रकार के वातावरण के अनुकूल चित्र बनाना, ये चित्रकार की मानसिकता होती है। तो नंदलाल बोस ने भी 22 भागों पर अगर एक एक चित्र या चित्र बनाए हैं तो कुछ सोचकर ही बनाए हैं। और ये जब मैंने सोचना शुरू किया तो उस पर 16 लेख लिखे गए और दिल्ली से पत्रिका छपी है चाणक्य वार्ता, उन्होंने उसको छापा। पाठकों की ओर से मांग आई कि ये लेख जो है नई चीज है और इसलिए इसको पुस्तक के रूप में छापा जाए। पुस्तक के रूप में उसको छापने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय आया कि भाई लक्ष्मीनारायण महाराज को दुनिया में कौन पहचानता है और संविधान लक्ष्मीनारायण महाराज को तालमेल नहीं है। तो इसलिए जो संविधान के जानकार है या संविधान जिनके जीवन का अंग है, ऐसे लोगों का इसमें कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैं कानून मंत्री की बात कह, रविशंकर प्रसाद उस समय कानून मंत्री थे, उनको लिखा है कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा बड़ा अद्भुत काम किया आपने, तो मुझे क्या करना है? इसके प्रस्तावना आप लिख दीजिए। वो ठीक है, लिख दूंगा। 1.5-2 महीने तक उन्होंने प्रस्तावना लिखी नहीं, लेकिन वो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि ये देखिए ये चित्र है, संविधान में ये चित्र बना है, ये इसका अर्थ है। फिर मैं दोबारा उनके पास गया, मैंने कहा पुस्तक छपी नहीं और आपने बताना शुरू कर दिया लोगों को, तो संविधान के प्रस्ताव को लिखकर दीजिए। तो उनका कहते मैं तो ग्राउंड बना रहा हूँ, बैकग्राउंड बना रहा हूँ, आप इसका इंग्लिश अनुवाद करवाइए और फिर दोनों एक साथ छापिए। मैंने कहा इंग्लिश और अनुवाद बाद में होता रहेगा, इसको हम अंग्रेजी में हिंदी में छापते हैं। तो उन्होंने फिर प्रस्तावना लिख दी 1.5-2 दिन के भीतर। फिर लोगों ने कहा कि कानून मंत्री होने के कारण वो संविधान के बारे में लिख सकते हैं, बात रहेगी, लेकिन संविधान से जुड़े हुए कोई व्यक्ति उनकी इसमें भूमिका हो जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। तब फिर खोजने शुरू की तो ध्यान में आया कि डॉक्टर सुभाष कश्यप ये एक ऐसा नाम है जो पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट के सेक्रेटरी रहे वर्षों तक, और संविधान की पुस्तक पढ़ाने के लिए उन्हीं की पुस्तकों का सहारा दिया जाता है संविधान पढ़ाने के लिए। तो संविधान के सबसे बड़े क्या था, तो मैंने सोचा जब उनसे भूमिका लिखवाई है, इसलिए उनके पास गया। उनको जैसे ही जाकर बताया मैंने कि संविधान पर मैंने लिखा है और उसकी भूमिका आप लिखते तो अच्छा है। तो उस समय उनकी उम्र 87-88 हो गई, अब तो 90 हो गई। तो मेरी तरफ देख कर कहते हैं कि संविधान पर आपने लिखा है। मैंने कहा कि क्या लिखा? मैंने कहा संविधान के चित्रों पर लिखा है। चित्रों पर क्या लिखेंगे, वो तो डेकोरेटिव पीस है। तो मैं समझ गया कि वास्तव में लोगों में कोई षड्यंत्र नहीं था, डेकोरेटिव पीस मानकर इसकी उपेक्षा हुई है। अब इसकी जो व्याख्या मैं कर रहा हूं तो एक नई चीज है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, नंदलाल बोस ने बहुत सोच समझ कर चित्र बनाया है और वो चित्र भी कुछ मैसेज देते हैं। बोले अच्छा कैसे जरा बताइए। तो मैंने एक उदाहरण बताया जो आप मैं आपको बताऊंगा, और वो उदाहरण सुनकर वो गदगद हो गए। बोले अच्छा ऐसा भी उन्होंने सोचा हो? जरूर, बिना सोचे तो कोई चित्रकार चित्र नहीं बनाता है। तो फिर मैंने कहा इस बार आप भूमिका लिख दीजिए। बोले ठीक है रख दीजिए, मैं 2 दिन बाद कर दूंगा। 2 दिन बाद उन्होंने भूमिका लिख दी। उसमें बड़े साफ शब्दों में कहा है कि आज से लक्ष्मीनारायण महाराज को हम संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में स्वागत कर रहे हैं। तो मेरा उन्होंने इस प्रकार से स्वागत किया। दूसरी बात कही कि चित्रों के बारे में इन्होंने जो व्याख्या की है उसके आधार पर मैं भी ये मान सकता हूँ कि संविधान जब भी छपे चित्रों के साथ छपना चाहिए। ये दूसरी बात हो जाती है। और तीसरी बात ये थी कि ये पुस्तक अपने आप में अनोखी पुस्तक है जो पहली बार छप रही है। तो पुस्तक अभी शायद उस कमरे में रह गई नहीं। हाँ ये
बस ये वो पुस्तक है संविधान, हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन। तो जो रेखांकित किए गए चित्र है उसके पीछे क्या भाव है उसकी व्याख्या इसमें। अब मैं वही बात आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से फोन करने वाले इसको आगे बढ़ाइए, एकदम एक साथ 2 3 4 आगे बढ़ाइए। जो मैंने बताया अब तक वो सब इसमें लिखा हुआ है। और आगे बढ़ाइए, और आगे, और आगे, और आगे। संघ और सरकार, संघ और उसका राज्य। हाँ, ये भाग 1 है। भाग 1 में लिखा है कि हमारा संघ है, सभी राज्यों का समूह मिलकर जो संघ है भारत, उसके बारे में लिखा गया। भारत यानी केंद्र, तो हमारा केंद्र संघ और उसकी सीमाएं, उसका विस्तार। तो चित्र दिया है मोहनजोदाड़ो का प्रतीक चिन्ह। मोहनजोदाड़ो आज के पाकिस्तान में, तो आज के पाकिस्तान में जो जा चुका है उसके सिंबल को लेना, इसका मतलब स्पष्ट है कि हम उसको अपना अंग मानते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से। राजनीतिक कारणों से भले आपको पाकिस्तान में चला गया हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से वो हमारा है, और इसलिए हमारे संविधान के पहले भाग पर उसको स्थान दिया गया है मोहनजोदाड़ो का प्रतीक चिन्ह। और विषय है हमारी सीमाएं, और हमारी सीमाओं का जो वर्णन इसमें दिया है संविधान में, वो ये दिया है कि हमारे जो प्रदेश, उन प्रदेशों की सीमाएं हैं तो हमारी सीमाएं, इसलिए प्रदेश के नाम भी दिया। उन प्रदेशों की जो सीमाएं हैं उससे समाहित किया गया है देश। उसके बाद भाग 2, भाग 2 में नागरिकत्व, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब है हम जो भारत के नागरिक हैं, हमारा नागरिकत्व क्या है उसकी व्याख्या की गई। कहाँ जन्म होने से नागरिक होगा, कितने वर्ष यहाँ रहने से नागरिक होगा, बाहर का कोई व्यक्ति आए तो उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, वो सारा नागरिकत्व है। लेकिन उस नागरिकत्व की रक्षा करनी हो तो अच्छा नागरिक बनना ये जरूरी है। अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? तो अच्छी शिक्षा हो, अच्छे संस्कार हो तो अच्छा नागरिक बनेगा। इसलिए नंदलाल बोस ने यहाँ चित्रांकित किया है गुरुकुल का। गुरुकुलीन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो अच्छी शिक्षा भी देते हैं, अच्छे संस्कार भी देते हैं। तो अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के केंद्रों का विस्तार करिए, नागरिकत्व की रक्षा करिए। ये बात जैसे मैंने सुभाष कश्यप जी को भी बताई, वो आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, इतना सोचकर उन्होंने चित्र बनाया होगा? मैंने कहा निश्चित बिना सोचे तो चित्र बनता नहीं। उन्होंने यही सोचा कि अच्छे नागरिक बनाना है तो उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छी शिक्षा और संस्कार का केंद्र है गुरुकुल, तो गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार होना जरूरी है, ये उनका संदेश है। इसके बाद आता है कि नागरिक तो बन गए, उनके मौलिक अधिकार क्या है और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? तो मौलिक अधिकार संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। उसकी रक्षा करने के लिए राज्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला श्रेष्ठ राज्य भारत में कभी हुआ है क्या? तो उसका श्रेष्ठ उदाहरण है राम राज्य। और इसलिए हम देश को स्वाधीन करते समय भी कहते थे कि हमें राम राज्य स्थापित करना है, स्वाधीन होने के बाद भी कहते हैं कि हमें राम राज्य स्थापित करना है। तो राम राज्य क्या था? तो हर एक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देने वाला राज्य, ऐसा राम राज्य। राम राज्य किसने स्थापित किया? स्वयं राम ने। तो लंका विजय के बाद राम स्वयं सीता और लक्ष्मण के साथ बैठकर पुष्पक विमान से रवाना होकर अयोध्या की ओर जा रहे हैं। ये चित्र है। राम राज्य की स्थापना करनी है, भले उनको प्रलोभन दिया गया कि लंका का राज संभालिए, वहां तो भरत है और भरत राज करता रहेगा। अब आप जानेंगे कि पता नहीं भरत आपको राज सौंपेगा कि नहीं, फिर वहां युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं भरत पर पूरा भरोसा करता हूँ। और भरत ने यह भी कह रखा है कि 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी हो जाए तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। तो ऐसी उसने कठोर प्रतिज्ञा की हुई है, इसलिए मुझे तुरंत जाना होगा, समय कम है। इसलिए उन्होंने विभीषण से कहा कि ऐसी व्यवस्था करो कि एक दिन के भीतर पहुंच जाओ। तो उन्होंने पुष्पक विमान की व्यवस्था की, पुष्पक विमान को पूरा बना। तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, इसकी गारंटी है। इसके बाद आता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होने के बाद हमें
हमें नीति निर्धारक तत्वों की भी जानकारी होनी चाहिए कि इस देश को कैसे चलाए, कौन चलाए, नीतियां क्या होगी, उसके निर्धारक तत्व क्या होंगे। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कहाँ है? गीता में। गीता कहाँ सुनाई गई? तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई, जहां एक तरफ हाथ में शस्त्र है, वहां शास्त्रों पर चर्चा हो रही है और अर्जुन को गीता समझाई जा रही है। गीता के माध्यम से उसको कर्तव्य समझाया जा रहा है। तो वास्तव में गीता को हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि पहले अध्याय में भगवान कृष्ण का एक शब्द भी नहीं, वो केवल सुन रहे श्रोता है। और संजय ने जो वर्णन किया है वो यही है कि भगवान ये अर्जुन जो है वो आकाश हो गए हैं, सीधन की मवरात्राणी कह रहे हैं, मेरे शरीर ठंडा हो गया क्योंकि अपनों से युद्ध करना है, क्यों युद्ध करें, क्या करेंगे राज लेकर। इसलिए उनको जब समझाना जरूरी था कि भी राज तुम्हारे अपने लिए नहीं ले रहे हो, राज धर्म की रक्षा के लिए ले रहे हो, क्योंकि ये अधर्मी लोग हैं। भले आप एक एनजीओ क्या कहते हैं उसको DNA एक होगा, लेकिन वो अधर्मी है और इसलिए अधर्मियों को नाश करना ये बहुत जरूरी है और वो तुम ही कर सकते हो, बड़े योद्धा अच्छे हो। तो फिर भी उसकी आकाशा नहीं क्या गई। तब उन्होंने दूसरे अध्याय में सांख्य योग का सहारा लेकर जितना बताना था सब बता दिया। लेकिन अर्जुन की हताशा इतनी थी कि बिना गुरु के उसको कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसी प्रकार की उनको शिक्षा दी थी। एक तरफ एकलव्य और एक तरफ अर्जुन, इन दोनों को हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि जहां द्रोणाचार्य सशरीर नहीं थे, केवल मूर्ति के रूप में थे, वहां तो एकलव्य ऐसा बन गया कि नए नए आविष्कार करने लगा। और जहां सशरीर उपस्थित होकर वो सिखाते थे, वहां अर्जुन श्रेष्ठ योद्धा होने के बाद भी आत्मविश्वास से भरपूर नहीं था और उसलिए उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। तो भगवान कृष्ण मार्गदर्शन में और एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते देते में आप लोगों में शिक्षक कई लोग होंगे, तो शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है उस समय वो देखता है कि जरा मेरा पढ़ाना मोनोटोनस हो रहा है, बच्चों के या विद्यार्थियों के चेहरे से ध्यान में आ रहा है कि ये मोनोटोनस हो गया, तो अपनी स्टाइल बदलता है। भगवान कृष्ण ने भी 10वें अध्याय में स्टाइल बदली और बताना शुरू किया कि तुम मुझे जानते भी होगे मैं कौन हूं, और उन्होंने अपना वर्णन करना शुरू किया कि जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ इसलिए कि मैं वहां। तो अर्जुन तब भी सुनकर कहते कि अच्छा ये बात आपने कह तो दी, लेकिन जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा आपका वो स्वरूप, तब तक कैसे मैं बोल सकूंगा। तो इतने जब इसका उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था तो 11वें अध्याय में उन्होंने अपना आत्मरूप दिखाया और उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है कि नहीं वापिस नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपका उग्र रूप देख लिया मैंने, आपका विराट रूप देख लिया, अब आप शांत हो जाइए, अब आपके भक्ति उसके मन में जग गई। और द्वादशोध्याय भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय 12वें अध्याय में भक्ति आती है, उससे पहले भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति आने के बाद उसके प्रश्न कम हो गए, स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछने का स्वभाव जो है गया नहीं। तो इसलिए अल्टीमेटम दिया तो भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में। पूरे गीता में केवल एक बार भगवान कृष्ण प्रश्न पूछते हैं, इससे पहले तो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, अंत में वो प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन मैंने जितना बताना था बता दिया, अब तू बता कि तू क्या करने चाहता है। तब भी अर्जुन कहता है करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तब भगवान कहते हैं बस युद्ध करो। तो ये जो गीता है, इस गीता में इस बहाने राज कैसे करे, राज चलाने की नीति निर्धारित तत्व क्या होंगे, ये सारी बातें आई। इसलिए यहां वो चित्र दिया है कि अर्जुन हताश अर्जुन को गीता सुना है भगवान कृष्ण। इसके बाद अगला भाग इसमें आता है कि हम राज तो करेंगे, लेकिन राज करते समय हमें नीति निर्धारक तत्वों के सहारे अगर राज करना है तो हमारा युद्ध करने की नौबत न आए, ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए। और वो स्थिति क्या हो सकती है, तो बुद्ध के दर्शन में वो उसका बुद्ध बुझे। और इसलिए भगवान बुद्ध का चित्र यहाँ किया गया है भाग 5।
भाग 5 का जो चित्र है वो भगवान बुद्ध का है और बुद्ध उपदेश दे रहे हैं और इसका विषय है कार्यपालिका। पूरे देश की जो कार्यपालिका है वो किस आधार पर राज करे, तो अहिंसा के आधार पर राज करे, न्याय के आधार पर राज करे। भाग 6 में भी भगवान महावीर और इन दोनों भाग 5 और 6 मिलकर 186 अनुच्छेद इसमें समाहित है। पूरा ग्रंथ पूरी संविधान जो है वो अगर 340 अनुच्छेदों का है तो उसमें से 186 अनुच्छेद इसी इन दो भागों में है और इन दोनों भागों में समसामयिक बौद्ध और जैन दर्शन उसको चलाने वाले, उसका आरंभ करने वाले उन दोनों का चित्र यहाँ किया है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। और उसके बाद जो चित्र है भाग 7 में केवल राज्यों का वर्णन किया हुआ है, राज्यों की सूची बनाई। लेकिन अपने देश में संविधान लागू होने के 6 वर्ष बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ कि अभी जो प्रांत रचना की गई है ये प्रांत रचना भाषा के अनुसार नहीं है। हमारी भाषाओं पर उसके कारण जो अधिकार होना चाहिए या उसको जितना महत्व मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो अपनी भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए भाषा और प्रांत रचना होना जरूरी है। ये आवाज उठी दक्षिण भारत से। तेलुगु भाषियों ने आंदोलन शुरू किया कि हम मद्रास के साथ में रहेंगे, हमारा राज्य अलग होना चाहिए। और तमिलनाडु से सबसे पहले आंध्र को अलग किया गया भाषा और प्रांत रचना के आधार पर, जो भाग 7 में नहीं थी। लेकिन भाग 7 पर इसका अमेंडमेंट करके ये लागू करवाया गया कि अब इसके बाद की प्रांत रचना जो है वो भाषावार होगी। भाग 7 में भाषावार प्रांत रचना नहीं थी। उसके आधार पर जो यहाँ चित्र दिया था वो ये दिया है कि मौर्यकालीन जो संपन्नता है और निर्भयता है वो हमें सभी राज्यों में स्थापित करनी है। फिर 7 वर्षों बाद कहा गया तो प्रांत रचना भले भाषा के अनुसार हो चाहे प्रशासन के अनुसार हो, लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ मौर्यकालीन संपन्नता और निर्भयता इसका भी प्रदर्शन हो, इस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। और मौर्यकालीन निर्भयता और संपन्नता को दर्शाने के लिए जो चित्र दिया है वो स्वर्णिम शाही से बनाया गया है। स्वर्णिम शाही से एक स्वर्णयुग, देश का स्वर्णयुग जिसको कहते हैं वो मौर्यकालीन समय का था। तो मौर्यकालीन समय का वो शौर्य दिखाने के लिए या संपन्नता दिखाने के लिए इसमें जो चित्र है वो बारीकी से देखेंगे तो ध्यान में आता है कि सबको गहने पहनाए गए, गहने पहने हुए हैं, संपन्न है। और महिलाएं मुक्त रूप से विचरण कर रही है निर्भय होकर, और पुरुष अपने काम में मग्न है। तो पुरुष कार्यरत है, महिलाएं विचरण कर रही है, घूम फिर रही है और सब संपन्नता का प्रतीक में उनके गहने भी है। इस प्रकार का जो चित्र है वो चित्र यहाँ ये दर्शाता है कि हमें भी राज्यों को संपन्न बनाना है और उसमें निर्भयता का वातावरण निर्माण करना है। उसके बाद भाग 8 का एक चित्र देखते ही हनुमान, बस यही बात जो भी देखता है कहता है हनुमान जी। मैंने देखा हनुमान जी है तो उनकी तुम कहाँ है, तुम नहीं है। हनुमान जी है तो गदा क्यों नहीं है, गदा क्यों छोड़ दी उन्होंने, गदा भी नहीं है। इसलिए इस चित्र को खोजा मैंने, ये आया कहाँ से चित्र, नंदलाल बोस चित्र कहाँ से खोज कर आया क्या। तो दक्षिण भारत के किसी कलाकार के द्वारा बनाया गया चित्र उन्होंने अपने इसमें लिया। और ये चित्र क्या है, तो भगवान महावीर हनुमान जी को जो अपना श्रेष्ठ आदर्श मानते थे ऐसे कुबेर, और उसी के कारण कुबेर ने उनको गदा भेंट की जिसके आधार पर उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। तो कुबेर ने ये सोचा है कि अगर आर्थिक क्रांति लानी है देश में तो हनुमान जी के जैसी रिस्क लेनी पड़ेगी। और इसलिए आर्थिक क्रांति का प्रतीक इस रूप में कुबेर छलांग लगा है खुद कि आर्थिक क्रांति लाओ देश को संपन्न बनाओ। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जब तक क्रांति का भाव नहीं होगा, ऐसे चलते रहेंगे तो आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी। और इसलिए आर्थिक क्रांति तो प्रथम अनुसूची भाग म के राज्य और उसमें आर्थिक क्रांति लाने के क्या उपाय हो सकते हैं,
ये संविधान का विषय है। उसके बाद भाग 9 में क्या है? पंचायती राज, शासन व्यवस्था पंचायती राज तक नीचे तक जानी चाहिए। और वो राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य जैसा था कि वो जो सत्ता पर बैठा है, आसन पर बैठा है, तो उस आसन से न्याय ही होगा, अन्याय कभी हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से न्यायप्रियता का एक उदाहरण रखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज तक इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इसमें से दिखाया गया है। भाग 10 ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र, इसके विकास की बात इसमें लिखी गई है भाग 10 में। और भाग 10 में हम देखते हैं कि 2 चित्र हैं, और 2 चित्रों में पहला चित्र है सर्वसुलभ शिक्षा करनी हो तो नालंदा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका अनुसरण करते हुए पूरे देश में उस शिक्षा का विस्तार करेंगे। गुरुकुलीन शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो था वो नालंदा था, और इसलिए नालंदा का प्रतीक चिन्ह उन्होंने यहाँ पे किया है। और नालंदा का ये दृश्य नीचे बड़ा चित्र जो है वो नालंदा का एक दृश्य है कि जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी खुलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और शिक्षा का, विद्या का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 में हम देखते हैं एक घोड़ा है, तो अश्वमेध कहते हैं घोड़ा दौड़ाया जाता था, और वो घोड़ा दौड़ाकर ये कहा जाता था कि जो सम्राट है उसके सम्राटत्व को स्वीकार कर लो, आप निर्भय होकर अपना राज्य संभाल सकते हो। और जो उसको स्वीकार नहीं करता था उससे कहा जाता कि युद्ध करो और अपना श्रेष्ठत्व प्रमाणित करो, अगर तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हारी बात स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से अपने श्रेष्ठत्व को स्थापित करने के साथ जो छोटे राज्य है उनको निर्भयता के साथ प्रश्रय देना, आश्रय देना, ये जो एक व्यवस्था थी अश्वमेध यज्ञ की, तो अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक ये आ गया है। और विषय है केंद्र और राज्य संपर्क। केंद्र और राज्य की संपर्क कैसे होना चाहिए? तो केंद्र मजबूत होना चाहिए और राज्यों के साथ उसके सूत्र जो है वो भी मजबूत होनी चाहिए, एक दूसरे का सामंजस्य ठीक रहना चाहिए। इस प्रकार का उदाहरण देते हुए भाग 11 में चित्र दिया गया है। भाग 12 का चित्र है वित्त और संपत्ति, इसकी ट्रांसपेरेंसी, राज्य और केंद्र इनका जो पैसों का लेन देन होगा उसके मामले में हमें पारदर्शी होना चाहिए। ये इस विषय में, इस भाग में दिया गया है आर्थिक शुचिता। और इसमें चित्र दिए हैं 2, एक है स्वस्तिक जो शुभ का चिन्ह माना जाता है, और दूसरा है जब शुभ मार्ग से अर्थ अर्जन होता है तो आनंद प्रकट होता है। तो आनंद प्रकट करने वाला प्रतीक है नटराज। तो नटराज और स्वस्तिक इन दोनों का चित्र अंकित करके नंदलाल बोस ने संदेश दिया है कि आर्थिक संपन्नता आएगी और आर्थिक शुचिता रहेगी तो हम आनंद से जीवन जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि यहाँ का जो स्वस्तिक है वो उल्टा हो गया। सीधा स्वस्तिक तो शुभ होता है, उल्टा स्वस्तिक अशुभ होता है, तो ये अशुभ हो गया। आज के देश से भ्रष्टाचार हमें मिटा नहीं पा रहे हैं, उसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि यहाँ स्वस्तिक गलत कर गया, ऐसा मेरे मन में प्रश्न है। और उसके कारण क्या हुआ कि नटराज भी खंडित हो गए। नटराज का चित्र यहाँ है खंडित है एक तरफ से, तो नटराज का खंडित होना और स्वस्तिक का उल्टा होना, ये दोनों में स्थिति नहीं आना गया। और ये बात जब मैंने सुभाष कश्यप जी से कही थी तो उनको आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी गलती नंदलाल बोस करेंगे। मैंने कहा नंदलाल बोस आगे मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते मनुष्य के हाथ से गलतियां होती रहती, उनके हाथ से गलती होगी, असावधानी होगी। और वो असावधानी कैसी हुई? तो जो उन्होंने स्वस्तिक अंकित करके दिया होगा सील बनाने वाले को, उसने सीधा ही सील बना दिया और जब उसको छापा गया तो उल्टा हो गया। और जो जिसको नटराज बनाने के लिए दिया था उसको ये बताना भूल गए कि नटराज हमें जो जगह मिली है वो ऐसी है, पैरेलल, खड़ी नहीं है, तो उसने खड़ा बना दिया। 3 इंच बाय 8 इंच इतनी जगह उनको मिली थी ऊपर, इसने खड़ा बना दिया। अब उसको एडजस्ट करना है तो थोड़ा उसको सीमा से बाहर छापना पड़ा। और ये जो बाउंड्री है
ये बाउंड्री सीमा से बाहर जो आ गया तो उसको काट कर बाउंड्री बन गई, इसके कारण खंडित हो गया। तो दोनों ये खंडित होना कि टूटना होना, ये दोनों भी अशुभ हुआ है। इसलिए मैंने सुझाव ये दिया है इसको इस प्रकार से सीधा कर दिया जाए और इसको भी अखंड रखा जाए। जैसे लगेगा संविधान तो उसमें ये सुधार किया जाए। ये करते हुए मैंने बात आगे बढ़ाया और ये बात जब सुभाष कश्यप जी से कही थी मैंने, तो पहले उनको विश्वास नहीं हुआ। पहले कि आपने संविधान देखा भी है? मैंने कहा बिना देखे तो मैंने लिखा नहीं, सब देख कर लिखा है, जरा मुझे दिखाइए। तो उनके यहाँ दोनों भी हिंदी और अंग्रेजी वो सजा करते थे। मैंने हिंदी वाला उठाया क्योंकि अंग्रेजी में रेफर कर चुका, हिंदी वाला उठाया उनको जैसे दिखाया, देखते एकदम सिर पर हाथ रखकर करने के कि 70 साल से इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि संस्कृत उठा है और नटराज पंडित है, आपने तो कमाल कर दी। और तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसकी भूमिका रखूंगा। तो ये जो गलती हुई है इसको सुधारा जाना चाहिए, और अब इसको सुधारना हो तो फिर क्या होगा? तो उसके कारण भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार और बाहरी व्यापार ये और भी अधिक उन्नत होगा। भाग 13 में वही किया गया कि अगर आर्थिक शुचिता रहे, आर्थिक पारदर्शिता रहेगी तो हमारे राज्य के और भारत के केंद्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है वो इतना उन्नत होगा कि हम पूरे विश्व के और सिरमौर बन जाएंगे। और इसलिए यहाँ दिया है भगीरथ का चित्र। ये प्राप्त करने का काम लेकिन आसान नहीं है, इसके लिए भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। तो भगीरथ प्रयास के बारे में जब फिर मैंने सुना या पढ़ा तो ध्यान में आया कि भगीरथ प्रयास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ ने बैठकर तपस्या की, बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे नाखून से मैं गंगा को प्रवाहित कर रहा हूँ, इसको धारण करने की व्यवस्था नीचे करो। तो उन्होंने नीचे आकर शंकर जी से कहा कि आप जटा में धारण करिए। उन्होंने जटा में धारण किया, उसके बाद गंगा को प्रवाहित किया। तो ये जो प्रतीकात्मक सारी बातें हैं ये वास्तविकता क्या है? ऐसे कौन हो सकते हैं कि जो जटा में गंगा का धारण कर रहे और फिर जटा की गंगा हमें कैसे मिलेगी, धरती पर कैसे आएगी? तो ये सारी बातें सोच कर मैंने जब इसका अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात राजा सगर से शुरू होती है। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी आश्रम में घुस गया। वो आश्रम था कपिल मुनि का। कपिल मुनि के जो शिष्य थे उन्होंने पत्थर मारे और घोड़े को भगा दिया, लेकिन वो जो पत्थर है वो बाहर जाकर किसी सैनिक को लग गया। सैनिकों ने गुस्से में आकर पत्थर फेंकना शुरू किया। इन पत्थर की टकराव से अग्नि पैदा हो गई। अग्नि पैदा होकर वो जंगल जो भस्म हो गया। तो उसमें 16,000 या कोई कहता है 60,000 सेना थी, वो जलकर भस्म हो गई। तो प्रचारित ये किया गया कि कपिल मुनि ने शाप दे दिया और सबको भस्म कर दिया। तो राजा सगर और उनकी पत्नी वैदव की पत्नी थी, वो दोनों राजा सगर के पास कपिल मुनि के पास आए और कपिल मुनि से कहने लगे कि आपने मेरे पुत्रों को मार दिया, अब इनका उद्धार करिए। तो कहानी प्रचलित हुई कि उस रानी को 60,000 पुत्र थे। मैं सोचने लगा कि किसी भी महिला को 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता केवल यह है कि वो रानी सैनिकों को पुत्रवत मानती थी। जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्र के जन्मदाता नहीं थे। राष्ट्र के लोगों ने उन्हें पितृतुल्य माना, बस इतना ही। लेकिन प्रचारित हो रहा है कि वो तो कोई राष्ट्र के गुरु पिता कैसे हो सकते हैं, राष्ट्र को बहुत पुरातन है। ये बात ठीक है, राष्ट्र पुरातन है, इसलिए राष्ट्र पिता उस अर्थ में नहीं कहा गया है। तो उसी प्रकार से भगीरथ को भी ये राजा सगर को, उनकी पत्नी को जो ये कहा गया कि 60,000 पुत्र थे, इसका मतलब वो सेना को पुत्रवत मानती थी। और उन्होंने कहा कि इनका सौदा उद्धार करिए। फिलिप ने अंत में जाकर खोजबीन करते हुए खोज निकाला कि कैलाश पर्वत पर सबसे ऊपर में जो मानसरोवर है, इससे अधिक पवित्र पानी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा समुद्र से जो भाग बनकर आता है उसका पहला स्रोत यहीं पर बरसता है और इसलिए ये सीधे इंद्र से आया हुआ पानी है। तो इसको प्रवाहित किया जाए। लेकिन जब घूम कर उन्होंने देखा
तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी जा रही है, यहाँ से सतलुज भी जा रही है, यहाँ से और भी 2-3 नदियां जा रही है, तो ये तो फिर पानी जा ही रहा है, तो और भी इससे पवित्र क्या हो सकता है। उन्होंने फिर ध्यान किया, उनको अनुभूति हुई कि जो अंतर स्रोत है अंडरग्राउंड वाटर वो इससे भी पवित्र है, उसको खोज निकाले कोई और उसको प्रवाहित करे तो वो सबसे पवित्र पानी होगा, वही गंगा होगी। तो इसका मतलब यह है कि शिव जी ने जटा में धारण किया, तो शिव जी माने कैलाश पर्वत, जटा में धारण करने का मतलब है मानसरोवर में धारण किया और उसको अंदर लपेट लिया तो अंडरग्राउंड हो गया। उस अंडरग्राउंड वाटर को खोजना है। आज के नासा ने भी प्रमाणित किया है कि यही अंडरग्राउंड वाटर जो गंगा से निकल रहा है, गंगोत्री से, वो यही है। मानसरोवर से अंडरग्राउंड आया हुआ वाटर वो मानसरोवर, ये गंगोत्री। तो ये कैसे खोजा गया? तो दिलीप ने अपने बेटे भगीरथ को बुलाया और दिलीप को ये पता था कि भगीरथ का जब जन्म हुआ तो मां को बहुत कष्ट हुआ था, और मां को बहुत कष्ट तब होता है जब शिशु या गर्भ से उल्टा पैदा होता है। तो जो उल्टा पैदा होता है, जिसका पैर पहले बाहर निकलता है, उसके कारण उसमें 3 गुण आते हैं। एक तो वो धरती पर खड़े रहकर बता सकता है कि यहाँ कोई धन गड़ा हुआ जो मिट्टी में नहीं मिला, उसको बता सकता है। जो मिट्टी में नहीं मिला है, पानी बढ़ रहा है, वो बता सकता है। तो राजा भगीरथ से राजा दिलीप ने भगीरथ को बुला कर कहा कि हम तुम कर सकते हो, ये अंडरग्राउंड वाटर खोजो। और पूरे 600 किलोमीटर चलकर राजा भगीरथ ने राजपुत्र भगीरथ ने 600 मीटर चलकर एक जगह प्रेरक बताया कि ये अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे से आ रहा है, ये यहाँ अब जमा हो चुका है, इसको रास्ता मिल जाए तो अखंड रूप से प्रभावित होता है, और वही आपकी गंगोत्री है। और नासा ने भी यही बात कही है। तो इसका प्रमाण देते हुए मैंने इसमें लिखा है कि 6 जनरेशन के प्रयास से ये स्थिति आएगी, और 6ठा जनरेशन अभी है। इसलिए जो आर्थिक क्रांति की बात है, आर्थिक शुचिता की बात है, उस ओर देश को ले जाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि 6ठी जनरेशन का जो शासन है अभी का, इस शासन के द्वारा संविधान में दी हुई भावनाओं का सही ढंग से उपयोग होने की स्थितियां बनी है। भाग 14 में एकदम इसके विपरीत एक नया चित्र आ गया, वो है अकबर का दरबार। तो नंदलाल बोस ने अकबर का दरबार क्यों रहा होगा, इस पर जब हम सोचते हैं तो ध्यान में आता है कि नंदलाल बोस ने यह सोचा कि अंग्रेजों से हमें सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेजों ने तो मुगलों से सत्ता ली थी, और इसलिए मुगलों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा महत्व मिले, ये भी जरूरी है। लेकिन मुगल तो पूरे अत्याचारी थे, तो ऐसे अत्याचारियों का चित्र इसमें कैसे थे, ये सोचकर उन्होंने कहा कि चलो अंधों में कामा राजा कोई तो होगा, उसको खोजा जाए। और उन्होंने 67 राजाओं की सूची बनाकर उसमें से खोज निकाला। तो ध्यान में आया कि अकबर ने केवल क्या नाम 4 वर्ष राज्य किया था, जिसने राम मंदिर तोड़ा है। बाबर ने केवल 4 वर्ष राज किया था, लेकिन बहुत अत्याचार थे। औरंगजेब ने 48 वर्ष राज किया, पूरा अत्याचार। लेकिन उनसे भी ज्यादा राज करने वाले 49 वर्ष राज करने वाला अकबर उनकी तुलना में कम अत्याचार थे, थोड़ा डेमोक्रेटिक था। सबको लेकर चलने के लिए उसने 9 रत्नों की दरबार का स्थापना किया था, और उनमें 4 हिंदू भी थे। तो इसलिए इसको थोड़ा महत्व दिया जाए, अंधों में कहा राजा है, ये सोचकर उन्होंने इसका चित्र यहाँ किया है। और विषय है संघ और राज्य, माने केंद्र और राज्य, इनके संपर्कों के बारे में। तो इनके संपर्कों में अकबर ने यह भी प्रकार किया था कि वो जिसको जीतता था उसके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता था, चाहे जबरदस्ती करे चाहे प्रेम से करे, लेकिन इस प्रकार से उसके केंद्र और राज्य के साथ संतुलन बनाए रखने का काम वो करता था। उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन, चुनाव होने की प्रक्रिया क्या है, संविधान में लिखी। लेकिन संविधान ये नहीं लिख सकता है कि आपको कैसा नेता चुनना है, वो तो जनता को तय करना है। नंदलाल बोस ने जनता के लिए निर्देश दिया कि आपको चुनाव करना है, चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका नेता कैसा हो,
और वो नेता होना चाहिए पराक्रमी और त्यागी। जिसमें पराक्रम नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, ऐसा नेतृत्व कभी नहीं चाहिए। पराक्रम का प्रतीक है छत्रपति शिवाजी, त्याग का प्रतीक है गुरु गोविंद सिंह। उन दोनों का चित्र देकर नंदलाल बोस ने निर्देश दिया है सभी कि इसके बाद चुनाव में जो भी होंगे आपको अपना नेता पराक्रमी और त्यागी हो, इसका ध्यान रखते हुए चुनाव करना चाहिए। और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। भाग 16 में 2 चित्र आ गए। भाग 16 के 2 चित्र एकदम विपरीत धर्मी 2 चित्र पहली नजर में देखेंगे। एक है रानी झांसी की रानी और दूसरा है टीपू सुल्तान। दोनों का चरित्र है तो एकदम आकाश पाताल अंतर है, कहाँ टीपू सुल्तान और कहाँ झांसी की रानी। लेकिन कॉमन पॉइंट कुछ था जिसके कारण नंदलाल बोस ने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा। कॉमन पॉइंट क्या था? तो टीपू सुल्तान भले ही उसने हजारों मंदिर तोड़े होंगे, लेकिन 5 मंदिरों की वो रक्षा करता था उसके पिता के परंपरा के कारण। पिता ने क्या रखता था कि 5 मंदिरों को क्यों ना मत, बाकी इसको तोड़ो। उन 5 मंदिरों की उसने रक्षा की थी, पहली बात। दूसरा ये था कि अंग्रेज यहाँ राज करने के आ रहा है, व्यापार करने के लिए नहीं, इसलिए इनको यहां से भगाओ। भले ही उसके मन में ये रहा होगा कि राज तो हम करेंगे, टीपू सुल्तान के मन में ये रहा होगा, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ राज नहीं करने देना है, इसलिए इनको भगाओ। ये करते हुए उसने जो युद्ध किया, उस युद्ध में वो बलिदान हो गया। तो इसलिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए बलिदान होने वाले पहला व्यक्ति, पहला राजा या पहला सेनापति सुल्तान, वो था टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों के ही कानून का विरोध करते हुए बलिदान होने वाली झांसी की रानी 70 वर्ष बाद। तो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म लाने का कारण यह है कि आरक्षण की मर्यादाएं तय करना था इस भाग में। उन मर्यादाएं को तय करना हो तो इन दोनों के चरित्रों का ध्यान रखते हुए रानी की झांसी की रानी ने बलिदान इसलिए दिया कि उनके पुत्र को दत्तक हो तो क्या होगा, लेकिन उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये दत्तक ने युद्ध किया था। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की मानसिकता उसका विरोध करते हुए कि ये व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, राज करने के लिए आए हैं, इसका विरोध होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आरक्षित किया जाए, इनको बढ़ावा किया जाए, ऐसा संकेत देते हुए ये चित्र यहाँ दिया है। भाग 17 का विषय है राजभाषा। और राजभाषा हिंदी है, ये इसमें लिखा गया है। ये बात अलग है कि संविधान अंग्रेजी में लिखा गया और उसमें ये लिखा गया है इंडिया दैट भारत, और साथ में ये भी लिखा गया है कि भारत की भाषा हिंदी होगी, लेकिन संविधान इंग्लिश में लिखा जा रहा है। तो उसका हिंदी अनुवाद होता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस हिंदी के लिए कोई गैर हिंदी नेता बात कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए महात्मा गांधी का चित्र यहाँ होते हुए कहा गया है कि गैर हिंदी होते हुए भी हिंदी का समर्थन, हिंदी का पुरस्कार करने वाले ऐसे व्यक्ति के नाते इनको यहाँ सामने रखेंगे हम, तो अपने मन से भाषा का अभिमान है वो दूर हो जाएगा और हिंदी के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो इस प्रकार से राजभाषा का महत्व बढ़ाने के लिए शिवाजी में महात्मा गांधी के चित्र का नाम उपयोग किया गया। भाग 18 में भी महात्मा गांधी का चित्र, लेकिन भाग 18 का विषय है आपातकालीन प्रबंधन। तो देश में जब भी कभी कोई आपातकाल आता है तो उस आपातकाल का प्रबंधन करने की जो भी नियमावली है वो संविधान में दी है। लेकिन उस समय नेता का काम कैसे होना चाहिए, नेता का अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये नंदलाल बोस ने संकेत किया। यानी चित्रों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि नंदलाल बोस ने हर भाग पर जो विषय है उस विषय का उद्गम या उस विषय के इंप्लीमेंटेशन के कारण होने वाला परिणाम वो चित्रों के माध्यम से दिया है। तो यहां उन्होंने ये दिया है कि आपातकाल के समय, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या राजनीतिक आपदा हो, जो भी आपदा होगी, उस आपदा के समय इसका प्रबंधन करना हो तो नेतृत्व को सबसे कठिन क्षेत्र जो होगा वहां जाकर अपना कर्तृत्व दिखाना चाहिए। तो देश में जब
डायरेक्ट एक्शन की बात करती गई जिन्ना के द्वारा, उस समय पूरे देश में मारकाट चल रही थी और सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति थी नोआखाली, जो आज के बांग्लादेश में। तो उस नोआखाली के हिंसा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी वहां गए। ये विचार है कि महात्मा गांधी का वहां जाने का कारण ये था कि वो अपने आंखों के सामने देश का विभाजन नहीं देखना चाहते थे, लेकिन नेहरू के सामने मजबूर थे, इसलिए उसको रोक भी नहीं पा रहे थे, तो वो वहां से दूर हट गए। ये अलग विषय है। लेकिन नंदलाल बोस ने उनको इस रूप में यहाँ रखा है कि आपातकाल में सबसे कठिन क्षेत्र में जाकर नेतृत्व वहां शांति स्थापित करता है। तो ये उदाहरण होना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण है, ऐसा सोचते हुए उन्होंने चित्र किया है। उसके बाद भाग 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है और इसका विषय है देश के शासन, उसका प्रकीर्णन, देश का बांधवांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन सात्विक कार्यक्रम पाहण्यासाठी पवन टीव्ही 007 या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा व या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। हरिओम। स्वाधीनता से पहले ही कर चुके थे, देश को स्वाधीन भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अंडमान निकोबार को जीत भी लिया था और उसके बाद मणिपुर को भी जीत लिया था। 11 देशों ने वो स्वीकृति भी दे दी थी कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने करेंसी भी घोषित कर दी थी और सिंगापुर में आकर लोगों को, सेना को प्रशिक्षण भी दे रहे थे। और उस समय महात्मा गांधी से उन्होंने रेडियो के द्वारा अनुरोध किया था कि अब मैं भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और देश को अपने हाथ में लेना है, और इसलिए आप मेरा समर्थन करिए ताकि वहां कम से कम हिंसा हो और हम जीत जाए। क्योंकि ऑलरेडी वहां सेना में विद्रोह था, डाक विभाग ने असंतोष या असहयोग घोषित कर दिया था, पाकिस्तान ने, कांग्रेस ने भी असंतोष का प्रकटीकरण, ये कानून नहीं मानेंगे, ऐसे रूप में करना शुरू किया था। तो इसलिए इसी को और बढ़ाइए और मैं आक्रमण कर रहा हूँ, खदेड़ देंगे, तो देश के विभाजन की जो बातें हो रहे हैं वो भी हम रुक जाएगा और हम आगे हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी के मन में एक अलग विचार, उनको लगता था कि युद्ध है नहीं हिंसा। ये बात अलग है कि अहिंसा की रक्षा के लिए उससे भी ज्यादा हिंसा हुई है, लेकिन उनके मन में चूंकि ये था कि युद्ध यानी हिंसा है, इसलिए मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता, तो उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया और उसके कारण उनके नेताजी का क्या आशीर्वाद जाते हैं। इसके बाद 20-22 3 भाग रहते हैं केवल। तीनों भागों में किसी व्यक्ति का या किसी प्रसंग का चित्र रखेंगे। पहला चित्र है 20 पर, वो है आकाश और नीचे में हिमालय या कोई पहाड़ी भी है। उसके बाद का चित्र है मरुभूमि अर्थात भूमि, धरती का सबसे बंजर स्थान, उसका चित्र देते हुए वहां ऊंट की सवारी चल रही है। और तीसरा चित्र है सागर और नदी यानी जल में चलने वाली नौका और जल में चलने वाला जहाज, इन दोनों का चित्र देकर ये दिखाना चाहा है नंदलाल बोस ने कि हमारा जल थल नभ, इन तीनों के प्रति अपना अप्रोच श्रद्धा का भाव रखते हुए होना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए सेना का गठन इसीलिए होना जरूरी है। तो 3 सेनाओं का गठन और तीनों इन विषयों का जो ये है रक्षण, ये सही ढंग से होना चाहिए, इसका संकेत देते हुए चित्रांकित किया गया। और इसके बाद संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा, वो हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। इसको जूम कर सकते हैं? नहीं होगा। वो ऊपर में जो चित्र है, ये चित्र साफ दिखाई देता है कि अखंड भारत है, लेकिन ब्रह्मदेश की तरफ जाएंगे तो दिखाई देता है कि ब्रह्मदेश को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये इस सीमा से लगा नहीं है, इसको काटा है। इसका मतलब ब्रह्मदेश से हटकर, लेकिन अफगानिस्तान तक ये भारत है, इस पर हमें शासन करना है। ये अंग्रेजों का सपना था, उन्हीं से हमने संविधान दिया, उसी के आधार पर संविधान बना। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि नेहरू के कारण और नेहरू ने जो
आवरण बना रखा था महात्मा गांधी का अपने ऊपर, महात्मा गांधी का आशीर्वाद मुझे है, तो उसके कारण एक देश में दुर्घटना हो गई और देश का विभाजन हो गया। लेकिन देश फिर से अखंड हो, ये होना जरूरी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसके बाद सबके हस्ताक्षर इसमें दिए, आगे बढ़िए, हस्ताक्षरों की शुरुआत और आगे और पीछे रहेंगे। विधानसभा सदस्यों के हस्ताक्षर, हाँ? संविधान सभा सदस्यों के हस्ताक्षर। हाँ, इसे तो हाँ, ठीक है, आगे ये थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ध्यान में आएगा। मैं बता देता हूँ, नेहरू ने इस पर जब हस्ताक्षर होने थे उस समय उनसे रहा नहीं गया, वो सत्ता के लिए लायक तो थे ही। तो 24 जनवरी को जब हस्ताक्षर लिए गए उस समय वो जल्दबाजी में सबसे पहले गए, पहला हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चे। और उसके बाद उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर लोगों के ध्यान में आया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो जो अध्यक्ष है उनका हस्ताक्षर पहले होना चाहिए। अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या किया जाए, नेहरू किनारे हो गए। आप लोग समझाइए उनको, उनसे भी के हस्ताक्षर बता दीजिए गलती हो गई। तो लोग गए उनके पास, उनसे जाकर कहा कि पहला हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। तो उनका ठीक है, नेहरू की आदत है, तो मैं उदाहरण से ऊपर से फिक्र कर देता हूँ। तो हस्ताक्षर, पहला हस्ताक्षर हालांकि नेहरू का है, लेकिन उससे ऊपर, इससे हटकर ऐसे उन्होंने इस तरह ऊपर हस्ताक्षर किया। तो ऐसे करके इसमें हम देख सकते हैं कि नेहरू की जल्दबाजी या नेहरू की सत्तारूढ़ता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उदारता, ये दोनों ही हस्ताक्षर के माध्यम से प्रकट होता है। और ये जब होने लगा तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर भी उदास हो गए कि भाई कोई प्रोटोकॉल का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, अपने मन से सारा किए जा रहे तो करते रहे। और फिर उन्होंने भी हिंदी वाले में 28वें नंबर पर जाकर हस्ताक्षर किया, अंग्रेजी वाले में भी 25वें नंबर पर जाकर हस्ताक्षर किया। तो इस प्रकार से हस्ताक्षरों में कोई क्रम नहीं था, हस्ताक्षर जिसको जैसे पकड़ना था वो करते रहे। लेकिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, किसी ने डबल भी कर दिया, किसी ने छोड़ भी दिया, लेकिन कुल मिलाकर संख्या देखते हैं तो 284 हस्ताक्षर उस पर है। तो इस प्रकार का जो संविधान है, इस संविधान की गरिमा को बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। इसलिए अंतिम बात बताकर मैं आपकी बात पूरी करूंगा, केवल 3-4 मिनट और लगेंगे। जब संविधान आत्मार्पित किया गया यानी 26 नवंबर, उसी समय दोनों के भाषण, बाबा साहब अम्बेडकर के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, उसमें उन्होंने ये कहा है कि संविधान इतना लचीला और इतना सहज हमने बनाया है कि इसके कारण जब चाहे तब तो हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और जैसा चाहे इसको बदल भी सकते हैं, इतना ही लचीला है। और इसलिए ये सही हाथों में रहे, ये गारंटी होना जरूरी है। अगर ये गलत हाथों में जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा। ये सही हाथों में जाना चाहिए, ये उन्होंने संकेत के रूप में कहा। दुर्भाग्य ये हुआ कि 1952 के चुनाव से पहले ही 1951 में महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी का तो देहांत हो चुका था, जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया जिसमें 9 अनुच्छेद प्रभावित हुए और 2 परिच्छेद वो प्रभावित हुए। और एक ये गारंटी दे दी उन्होंने कि इसके बाद जब भी चुनाव होगा हम ही लोग जीत करेंगे। इस प्रकार का अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट का मौखिक रूप से विरोध भी किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि संविधान को लचीला बनाने का अर्थ ये नहीं है कि इसको लागू होने से पहले ही संविधान का संशोधन कर दिया जाए। लागू होने के लिए पहले 52 का चुनाव होने के लिए, लेकिन 52 के चुनाव से पहले उन्होंने अमेंडमेंट करवा दिया और वो संशोधन करवाने के बाद फिर नेहरू और अम्बेडकर इनके आपस में ज्यादा टकराव होने लगे। लेकिन नेहरू चालाक थे, तो चालाकी के कारण उन्होंने उनको कानून मंत्री बना दिया। ये ठीक है, आप कानून मंत्री बन जाइए, आप संभालिए, लेकिन सारे सूत्र अपने हाथ में रखे
तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कानून मंत्री बना करके क्या फायदा, सारा काम तो नहीं कर रहे हैं। फिर चुनाव में भी वो हार गए, तो उनको राज्यसभा के द्वारा महाराज मध्य प्रदेश से नियुक्त किया गया, फिर उनको मंत्री बनाया गया। फिर उनमें निराशाही हताशाही, मंत्री बना देते लेकिन अधिकार नहीं देते, अधिकार प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों में रखते हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने पद छोड़ दिया और पद छोड़कर खुल कर बोलने लगे कि संविधान गलत हाथों में जा चुका है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए मेरा बस चले तो मैं इसको जला दूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से लोग पूछते थे कि आप खुद इसके निर्माता हैं और आप कह रहे हैं किसको जला देंगे। तो राज्यसभा में जब उनसे पूछा गया, पंजाब के MP शर्मा, उन्होंने प्रश्न उठाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनको हम संविधान के निर्माता मानते हैं, संविधान का प्रारूप उन्होंने लिखा है, वो खुद कह रहे हैं कि संविधान को मैं जलाना चाहता हूँ क्योंकि गलत हाथों में जा चुका है, तो इतनी बात बड़ी बात क्यों कह रहे हो। उनसे जब प्रश्न पूछा गया, उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्ति बैठाने के लिए किया, उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति बैठा लगे तो क्या होगा। संकेत बड़ा स्पष्ट था, ये गलत हाथों में जा चुका है, नेहरू इसका उपयोग कर रहे हैं और इसलिए इसको बचाया जाना चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने कम से कम ये सोचा कि जो समाज आरक्षण के सहारे जिएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है 10 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष में जो इन्होंने इसको काम ही नहीं किया, तो 10 वर्ष को कुछ होगा नहीं और इसलिए इनको इसमें से भी मुक्त कर दिया गया। तो इससे अगर मुक्त करना है तो हिंदुत्व से दूर रखना पड़ेगा। हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था है उसी में इनको रखेंगे तो वो आरक्षण के ऊपर निर्धारित रहेंगे। इसलिए इस वर्ण व्यवस्था से दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। तो उन पर दबाव आया कि आप मुसलमान बन जाइए, आप ईसाई बन जाइए। उन्होंने दोनों टुकड़ा दिए प्रस्ताव कि नहीं, मैं भारत की मूल धारा से जुड़े रहना चाहता हूँ। ये दोनों भी प्रवाह है भारत की मूल धारा के नहीं, ये बाहरी प्रवाह, विदेशी प्रवाह है, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। और उस समय उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार किया और ये कहकर स्वीकार किया कि इन पिछड़े लोगों को अब आरक्षण की जरूरत न रहे, क्योंकि जब तक ये हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे तब तक आरक्षण के लिए लड़ाई करेंगे, हमारा आरक्षण आरक्षण, तो इनमें वो स्वाभिमान नहीं आएगा। इसलिए इनके अंदर वो स्वाभिमान लाना है तो इनको इस आरक्षण की इससे मुक्त करना चाहिए। और ये करते हुए उन्होंने एक साथ 5 लाख लोगों का मतांतरण करवाया नागपुर, और वहां भाषण में बड़े साफ शब्दों में कहा कि लोग कह रहे हैं कि नागपुर क्यों चुना हमने, क्या आप RSS के विरोध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। भाषण में कहा गया है कि लोग मेरे पर संघ के विरोध में मैं करने जा रहा हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये नाग भूमि है और नाग भूमि ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पर 5 लाख लोगों को आरक्षण के कब्जे से मुक्त करके मैं स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं और इसकी आगे की योजना क्या है उस पर मैं लेख लिखूंगा। ये उन्होंने कहा। दुर्भाग्य है कि उनके मतांतरण के बाद 53वें दिन 53rd डे उनका देहांत हो गया। वो देहांत भी रहस्यमय। तो उनका जो देहांत हुआ उसके कारण जो वो चाहते थे वो मैसेज उस समाज तक नहीं पहुंचा और उसके कारण समाज आज भी निगरानी है। आज भी वो कहते हैं कि संविधान के बारे में कोई बोलता है तो आम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। आम्बेडकर की भावना के अनुसार अगर हम चलेंगे तो आज भी संविधान का पुनर्लेखन होना जरूरी है, उसकी समीक्षा होना जरूरी है और ये जब होगा तभी संविधान का सही प्रारूप भी हमारे सामने आएगा। और आज के जज, मैं कई जगह जजों के साथ भी मिला हूं, उन्होंने भी कहा है कि इतनी जटिल भाषा है संविधान की कि वो आम जनता को समझना कठिन है, हमारे भी समझ नहीं आती कई बार, और इसलिए कई निर्णय हम देते ही नहीं, पेंडिंग करते हैं। ये जजेस की मजबूरी है, ये उस कानून व्यवस्था की कमी नहीं है, ये मजबूरी है उनकी कि न्याय ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कानून इतना पेचीदा बन गया है कि इसमें से हम क्या निकालें। और इसलिए इसका सरलीकरण होना चाहिए, भाषा का भी सरलीकरण, नियमों का भी सरलीकरण। ये जजेस करते हैं, खुलकर नहीं कर पाते क्योंकि सीधे बात आएगी कि आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि संविधान
उनको पुनर्लेखन करना ये बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा थी, और इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का समाज इसके लिए तैयार होगा कि अम्बेडकर का कहना था, अम्बेडकर की इच्छा थी, उसके अनुसार हम इसका पुनर्लेखन करें। तो संविधान की पूरी जन्मकथा और उसके पुनर्लेखन की आवश्यकता, इन दोनों बातों को मैंने आपके सामने रखा है।